नमस्कार दोस्तों। सवाल आज यह है कि क्या देश के अंदर इंसाफ है? क्या अदालतें न्याय का मंदिर हैं? और क्या वो सबको समान दृष्टिकोण से इंसाफ देती हैं? जो एक चीज कही जाती है कि इंसाफ की देवी के आंख पर काली पट्टी बंधी है, वो ये नहीं देखती कि सामने वाला कौन है, वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, या वो सत्ता से है या सत्ता से बाहर से है, वो विपक्ष से है या किसी जाति का है, किसी धर्म का है, कोई अंतर नहीं करते। वो कितना अमीर है, कितना गरीब है, यह अंतर नहीं करते। इसलिए इंसाफ की देवी के आंखों में काली पट्टी बंधी है। लेकिन आज वो पट्टी शायद आम जन के लिए हो गई है कि वो आम जन को नहीं देखती है, लेकिन खास को देखती है। हमारे भारत के इतिहास में यदि आप जाएंगे तो जो स्थिति है कि 2014 से जो शुरुआत हुई है, नई तरह की न्यायपालिका शुरू हो गई और यह न्यायपालिका इंसाफ से ज्यादा नाइंसाफी करने पर काम करती है। वो तमाम रसूखदारों को, सत्ता नशीनों को और सत्तारूढ़ दल से समर्थित लोगों को या बड़े पूंजीपतियों को जमानत देने के लिए या उनको बचाने के लिए रात को 2:30 बजे, 3 बजे, 12 बजे, 1 बजे भी अदालत खोलती है। और यह देश में एक नई परंपरा है। इसके पहले भी 2 ऐसे नजीर दी जाती हैं कि जिनमें ऐसा हुआ था। एक जस्टिस DY चंद्रचूड़ थे, जिनके बेटे अभी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जस्टिस हैं और भविष्य में वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बनेंगे। तो उनके समय में एक बार हुआ था, एक जमानत दी गई थी और इसी तरीके से एक जमानत दी गई थी वेंकटचलैया साहब के समय में। लेकिन ये दोनों डिफरेंट मैटर थे, इस तरह के केस नहीं। लेकिन अभी जो मामले हैं वो ये है कि अदालतें छुट्टी पर भी अपने कोर्ट लगा देती हैं कुछ विशेष लोगों को जमानत देने के लिए। वो दीपावली की छुट्टी भूल जाती हैं, वो रात के सोने का अंधेरा भूल जाती हैं और वो अदालत लगा देती हैं और जमानतें देती हैं और कहती हैं हम इंसाफ कर रहे हैं। और ये सवाल क्यों खड़ा हुआ? ये सवाल खड़ा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का एक प्रवक्ता है तेजिंदर बग्गा, उसका अपना जमीनी कोई आधार नहीं, उसे गुंडे की तौर पर जाना जाता है, लफंगे की तौर पर जो पहचान बनाए रखा हो, उसकी जमानत के लिए और उसको गिरफ्तार न किया जाए, उसके लिए आप समझिए भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार और उनकी पुलिस क्यों कह रहा हूं? क्योंकि दिल्ली में अमित शाह के अंडर में पुलिस है और वो वैसे ही एक्ट कर रही थी, पुलिस के खिलाफ ही FIR दर्ज कर रही थी। इसी तरीके से हरियाणा पुलिस भी बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रही थी, तो उन्होंने उसे बचाया था। जब मोहाली की अदालत ने वारंट जारी कर दिया तो रातों रात सोचिए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट लगी और रात के अंधेरे में उसने फैसला सुनाया कि उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई। आप समझ लीजिए, तो ये है। और ये स्थितियां जब हो तो निश्चित रूप से जो अराजकता है, जो स्थितियां हैं, उनको लेकर के सवाल खड़े करते हैं। और इस पर जब आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के राज में घोर अराजकता का और संघीय प्रणाली की हत्या करने जैसी स्थितियां सामने खड़ी हैं। अदालतों की आदेशों की एक दूसरे जगह पर नाफरमानी पर सब आमादा है और जो स्थितियां हैं वो एक दूसरे को मार डालने पर है। 87 से 86 मामलों में जमानत पाकर भी एक बूढ़ा जेल में बंद रहता है, लंबे समय तक बंद रहता है। मध्य प्रदेश में एक लड़का 13 साल तक एक लड़की के हत्या के मामले में बंद रहा है और अदालत से जब वो बरी हो गया और अदालत ने कहा उसने तो हत्या की नहीं, वो उस समय वहां था ही नहीं और जमानत नहीं, उसको बरी कर दिया गया। उसके बाद भी 4 दिन से वो पूछ रहा है कि उसकी रिहाई का ऑर्डर क्यों नहीं आया। लेकिन यहां क्या है कि रिहाई तो छोड़िए, हर कर्म होने को बाकी है। तो विशेष लोगों के मामले में हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, दिन में, रात में, छुट्टी में, हर जगह पर
काम करते दिखाई देते हैं। अगर ऐसा है तो संविधान के सभी नागरिकों को समान मौलिक अधिकार की जो बात की गई है वो इसका मतलब झूठी है। यह विधि के सिद्धांतों और संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, राजतंत्र को यह दर्शाता है। तो यह समझ लीजिए। इसको लेकर के मैं कुछ पंक्तियां सुनाता हूं। रहे दो दो फरिश्ते साथ अब इंसाफ क्या होगा, किसी ने कुछ लिखा होगा, किसी ने कुछ लिखा होगा। हरिचंद अख्तर की ये पंक्तियां हैं। इंसाफ के पर्दे में ये क्या जुल्म है यारों, देते हो सजा और खता और भी कुछ है। अख्तर मुस्लिमी का ये शेर है। और है मुलजिम हो अगर तुम तो कब इंसाफ करोगे, सॉरी मुंसिफ हो अगर तुम तो कब इंसाफ करोगे, मुजरिम है अगर हम तो सजा क्यों नहीं करते। तो आप समझिए ये अहमद फराज साहब का शेर है। एक और शेर है, मुल्क तेरी बर्बादी के आसार नजर आते हैं, चोरों के संग पहरेदार नजर आते हैं, ये अंधेरा कैसे मिटे तू ही बता ए आसमां, रोशनी के दुश्मन ही चौकीदार नजर आते हैं। तो ये स्थितियां हैं और इन स्थितियों पर आप देखें तो जो हालत है, आम आदमी के लिए तारीखों में, आम आदमी जो है अदालत की तारीखों में उलझा रहता है और दूसरी तरफ अदालतें बलात्कारियों, आतंकियों, हत्यारों और तमाम नफरती लोगों को जमानत देने के लिए आधी आधी रात को बैठ रही हैं। तो इससे बुरी स्थिति क्या हो सकती है। भारत के अंदर 41% ऐसे मामले हैं जो 5 सालों से अधिक समय से अदालतों में लंबित हैं और 45 लाख से अधिक केस ऐसे हैं जिन्हें दर्ज हुए 10 साल से ऊपर हो गए हैं, लेकिन उनमें जजों को टाइम नहीं है। और आपको एक चीज बताएं, हाई कोर्ट के जो जजों की संख्या है वो 42% खाली पड़ी है। मतलब 42% पद खाली पड़े हैं, लेकिन इसके बावजूद ये हो रहा है। अब आप समझ लिया कल क्या हुआ। तेजिंदर बग्गा को, जो भाजपा नेता है, नेता भी क्या कहें, नेता नहीं बेसिकली प्रवक्ता है, के विवाद में शनिवार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट जब बंद होता है शनिवार को, रात को खुलता है आधी रात को और रात को खोल करके नाटकीय तरीके से मोहाली कोर्ट से जो वारंट जारी हुआ था उस पर गिरफ्तारी पर रोक लगा देता है। आपको इसके पहले बताऊं, 11 नवंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने दीपावली के दिन, छुट्टी के दिन, अर्नब गोस्वामी एक नफरती पत्रकार है, उसकी जमानत के लिए कोर्ट लगाई और कोर्ट लगा करके उसको जमानत दे दी, जिससे कि वो पुलिस की अभिरक्षा में न रहे। आप समझ लीजिए। और फिर अदालत का स्थिति ये हुई इन सारी चीजों को देखते हुए कि जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष थे दुष्यंत दबे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को चिट्ठी दे करके कहा कि यह न्याय की हत्या है। और इस तरह से जो ये सुप्रीम कोर्ट ने किया है, मैं इसका खुला विरोध करता हूं। यह कहते हुए उन्होंने बार एसोसिएशन की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया था। तो आप समझ सकते हैं, अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। तो यह कि मैं इसमें अपमानित महसूस कर रहा हूं ऐसी अदालत में। तो आप समझिए। आपको एक और किस्सा बताऊं, 17 मई 2018 का, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आधी रात में बीएस येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का आदेश जारी कर दिया था। आधी रात में, आप समझ लीजिए। और सुबह 9 बजे येदियुरप्पा ने शपथ ले ली उनके आदेश के कारण। कोई कार्रवाई और प्रक्रियाएं नहीं पूरी हुई। इसी तरीके से देश में जब पहली बार 29 जुलाई 2015 को 3:20 पर मुंबई बम ब्लास्ट के आरोपी याकूब मेनन की फांसी पर रोक लगाने की अर्जी दाखिल हुई और उस पर अदालत ने सुनवाई की। और स्थिति यह हुई कि 3 घंटे सुनवाई चली और उसके बाद में जो भी कोर्ट का फैसला आया, लेकिन अदालत ने सुना। आप समझिए, 7 सितंबर 2015 फांसी के तख्ते पर पहुंचने के कुछ घंटे पहले तक निठारी कांड के जो दोषी था सुरेंद्र कोहली, उसको सुप्रीम कोर्ट से जीवन दान मिला और शीर्ष अदालत ने रात 1:40 पर फांसी के फैसले पर अमल पर 1 सप्ताह के लिए रोक लगा दी। आप समझिए,
यह स्थिति होती है। इसके बाद में आप देख लीजिए, याकूब मेनन का मैं बता ही चुका हूं, और इसके बाद आप एक चीज है, लेकिन कभी कभी अच्छा भी होता है। एक बताऊं कि 2017 में ही है, छत्तीसगढ़ में एक बच्ची को, जो आदिवासी बच्ची थी, उसको, नाबालिग बच्ची, उसे देह व्यापार रेप मामले में फंसाकर और मुकदमा किया गया था। और उसे किस तरीके से, उस लड़की को अदालत ने रात में बैठ के 212 पन्ने का फैसला लिखा और अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा दी थी। तो ये भी आप समझ लीजिए, तो ये स्थिति थी। तो जब हम इन सब पे बात कर रहे होते हैं तो एक और चीज जान लीजिए कि जिस तरीके से चीजें बदल रही हैं और जिस तरीके से अदालतें अपने हित में काम कर रही हो, तो निश्चित रूप से देश के लिए चिंताजनक है। इसके पहले जब आप बहुत सारी चीजें देखेंगे, कभी भी 2014 के पहले इस तरह के हालात कभी नहीं होते थे। कभी भी सुप्रीम कोर्ट रात को अचानक अदालतें खोल के, हाई कोर्ट अचानक अदालतें खोल के इस तरह के फैसले नहीं सुनाया करती। भाई, जब तक कोई राष्ट्रीय विषय ना हो जाए, कुछ और ना हो जाए, तो उस स्थिति में यह स्थिति नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज हो रहा है। क्यों? क्योंकि आज न्याय के हत्यारे, कानून के कातिल ही वो है, शेर है, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला करेगा? कमोबेश यही स्थिति है आज, और यही स्थिति हम पेश कर रहे हैं। इसके साथ मैं चर्चा समाप्त करता हूं। रात को फिर मिलेंगे, आपको बताएंगे कि कैसे देश में क्या और बदल रहा है। तब तक के लिए धन्यवाद।